हेलो व्यूवर्स, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो स्टडी मटेरियल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं एमैटियर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। अगर हमारे पास एक चार्ज है तो उससे जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटता चला जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग ई से डिनोट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, जहां पे r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी कैरी करता है डिस्टेंस के साथ, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है ये r के साथ नहीं बल्कि r स्क्वायर के साथ होता है। हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q0, यानी कि K Q1 Q0/r², ये वाला Q0 और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है तो इतना ही रहने देते हैं, ये कैंसिल हो गया तो K Q1/r², ये कांस्टेंट, ये गिवन रहता है तो रिलेशन इसके साथ आ गया r² के साथ। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। तो हम लोग r² क्यों लेते हैं, ये r सिर्फ r के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी क्यों नहीं है, मतलब अगर हम लोग डिस्टेंस को घटाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगा और जब हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटेगा, लेकिन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ है। तो ये रिलेशन कैसे आया, ये इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट होगा तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स निकलती हैं, ये आउटवर्ड्स निकलती हैं, और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, निगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स इनवर्ड ऐसे आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे पॉइंट O मान लें और इसे कंसिडर करें हम लोग, ये और ये लाइन, इतने एरिया को हम लोग अपने अंडर कंसिडरेशन रखें, तो यहाँ से और भी फील्ड लाइंस हैं। ये ऐसे फील्ड लाइंस हैं हमारे। तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करें P और यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करें, इस एरिया एलिमेंट का नाम हम लोग रख दें A1, ठीक है, A1, पहले वाले एरिया एलिमेंट का नाम क्या है, A1, और यहाँ से एक R2 डिस्टेंस पे एक Q नाम का एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करें और यहाँ पे भी एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करें और इस एरिया एलिमेंट का नाम हम लोग रख दें A2। ये क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्रॉस सेक्शन है, ये जो फिगर है ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो OP जो है उसका डिस्टेंस कितना हम लोग एज्यूम किए, R1, और OQ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R2। अब इस फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि R2 जो है वो ग्रेटर देन R1 है, R2 जो है वो R1 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि एरिया 2 जो है वो एरिया 1 से बड़ा है। अगर हम लोग इस पॉइंट P पर डेंसिटी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं क्रॉस सेक्शन से, उसकी डेंसिटी को ρ1 कंसिडर करें और जो एरिया 2 जो है वहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना क्रॉस कर रहा है उसकी डेंसिटी को ρ2 कंसिडर करें, तो हमें क्या मिलेगा कि ρ1 में ज़्यादा डेंसिटी है ρ2 के मुकाबले,
है ना। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो है वो कम होते जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग ये सब कुछ पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगा, नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड्स आएगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस का वो डिक्रीज होता जाएगा। ये सब कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, है ना। तो जो डेंसिटी है A1 में वो ज़्यादा होगा, यानी A1 से ज़्यादा मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो ज़्यादा क्लोज होंगे, और जो A2 है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे, यानी वहाँ पे जो डेंसिटी होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है। अब यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कम है लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बड़ा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू A1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू A2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, पॉइंट P पे डेंसिटी ज़्यादा है लाइंस की, लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से क्लोज हैं, लेकिन एरिया जो है वो भी तो छोटा है। और जब ये लाइंस एक दूसरे से फैल रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी जो डेंसिटी है वो अगर घटती जा रही है तो एरिया बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन है वो सेम ही है, यानी जितना फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस कर रहा है उतना ही फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो, और यहाँ पे अगर डेंसिटी घट रहा है तो एरिया बढ़ जा रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यार से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगर एक पॉइंट है O सपोज, और इससे R डिस्टेंस पे अगर हम लोग एक लाइन एलिमेंट कंसिडर करते हैं L, तो ये लाइन एलिमेंट अगर इस पॉइंट पे थीटा एंगल सबटेंड करता है तो हम लोग थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, L/R। उसी तरह ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर एक सॉलिड एंगल सबटेंड करे तो हम लोग उस सॉलिड एंगल के लिए क्या लिख सकते हैं, A1/R²। अब यहाँ पे R² क्यों? क्योंकि यहाँ पे A1 है। A1 क्या है, एरिया है। एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, तो नीचे भी मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमें इसका डायमेंशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये थीटा है, एंगल का डायमेंशन तो L जो है वो मीटर में और R जो है वो मीटर में, ये मीटर कैंसिल होगा, तभी हमें एक मतलब वहाँ पे डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे और हमें एंगल का डायमेंशन मिलेगा। तो उसी तरह ये A1/R²। और सिमिलरली क्योंकि ये बड़ा वाला एरिया भी यहाँ पे उतना ही एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे A2/R², यहाँ पे ये R1² होगा, है ना, ये लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, A1 इज इक्वल्स टू R1² सॉलिड एंगल, और A2 क्या मिल गया, R2² सॉलिड एंगल। ठीक है, ये मिल गया। यानी जो हमारा एरिया है वो R² पे डिपेंड करता है ना, हमारा जो एरिया है वो R² पर डिपेंड करता है। अब अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि हमारा जो R² ओम स्क्वायर यूनिट का एरिया है, क्योंकि A1 A2 की वैल्यू R1² ओम सॉलिड एंगल और A2 इक्वल्स टू R2² सॉलिड एंगल था, तो इसे हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कर दिए कि जो भी एरिया अगर हम लोग कहीं पे भी इस पॉइंट पे सपोज क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट पे अगर क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन अगर कंसिडर करें तो वो कंसिडरेशन जो होगा, जो एरिया होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। कहाँ से डिस्टेंस, यानी वो चार्ज से कितनी दूरी पर है, इस पर डिपेंड करेगा। और ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर
हम लोग दूरी बढ़ाते जाएंगे तो एरिया भी जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये रेडियस r1 था, ये छोटा था, तो यहाँ पे छोटा एंगल एरिया सबटेंड हुआ। ये ज़्यादा दूर है तो बड़ा एरिया सबटेंड हुआ, है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग एरिया की जो वैल्यू निकाले वो सपोज जनरलाइज्ड कर लिए, जनरल वे में हम लोग लिख दिए इसको r² सॉलिड एंगल, ठीक है। अब हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि r² सॉलिड एंगल स्क्वायर यूनिट एरिया से n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है। कोई भी एरिया है, कोई भी, ना ये कोई भी एरिया है, यहाँ से यहाँ तक के डोमेन में कोई भी एरिया आप ले लीजिए, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, वहाँ से हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि n नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर यूनिट एरिया से 1 स्क्वायर यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस निकलेगा, n/r² सॉलिड एंगल, है ना। अब क्योंकि ये सॉलिड एंगल जो रहता है वो सेम होता है, सारा एरिया जो है वो सेम एंगल सबटेंड करता है, और ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ये भी सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएं, है ना, कि R2 अगर हम लोग ज़्यादा दूर जाएंगे तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया जो है सब वो बड़ा होता जाएगा और जो डेंसिटी है वो घटता जाएगा, तो ओवरऑल जो फील्ड लाइंस है वो सेम ही रहेगा। यानी 1 स्क्वायर यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है ये डिपेंड करेगा सिर्फ 1/r² पे। अब हम लोग जानते हैं कि 1 स्क्वायर यूनिट एरिया जो है वो क्या होता है, 1 स्क्वायर यूनिट एरिया यानी कि एक यूनिट एरिया, तो यहाँ पे एक यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं और यहाँ पर भी एक यूनिट एरिया। ये थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है फिगर में बन गया हो, लेकिन ये यूनिट एरिया है, दोनों सेम ही है। तो इसको यहाँ पे शो करते हैं। सपोज ये यूनिट एरिया है जो कि चार्ज के सामने है, और यहाँ पर भी एक यूनिट एरिया है जो चार्ज से दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अब देखिए उस केस में तो क्या था कि यहाँ पे एरिया छोटा था, यहाँ पे एरिया बड़ा था, तो ये एरिया अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी जो हो रहा था वो घट रहा था, तो फील्ड लाइंस जो था वो सेम था। लेकिन यहाँ पे एरिया सेम है और डेंसिटी जो है वो घटता चला जाएगा। चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा, घटता चला जाएगा, लेकिन एरिया तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगा वो कम होगा, है ना। इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज़्यादा है, इस यूनिट एरिया में ज़्यादा है, और इस यूनिट एरिया में क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगा दूर जाने पे, तो यहाँ से कम फील्ड लाइंस निकलेगा। तो यहाँ से जब फील्ड लाइंस कम निकलेगा, ये मतलब सपोज कर लीजिए ये पॉइंट वाला है, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं Q और यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं P, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू यूनिट स्क्वायर एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कहते हैं, इस तरह से हमें ये मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, लेकिन हम लोग इसे 1/r² लिखते हैं। ये इस तरीके से आया। इस लाइन का कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के घटने से घटता है। ये बात सही है, घटता तो है, लेकिन जो हमारे पास रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का, वो रिलेशन ये आता है। हम पहले भी दिखाए थे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं उसमें यहाँ पे r नहीं होता, यहाँ पे r² होता है, तो ये रिलेशन ऐसे आता है।
इस डेरिवेशन से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस जो है वो उसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ऐसा क्यों लिखते हैं? तो ये काफ़ी है, इतना अगर आप बता दें तो बात आपकी बन जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। एट लास्ट विद द एंड of this video, thanks for watching this video.